ट्रीटमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल जो है एफिलिएंट्स ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज जिसमें टैनिंग इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, जिसमें डेयरी इंडस्ट्रीज आ जाती है, और भी बहुत सारे जो हैं केमिकल इंडस्ट्रीज है, डाई इंडस्ट्रीज है, पेंट इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिनकी जो है जो गार्बेज करते हैं, जो डिस्चार्ज केमिकल्स वगैरह करते हैं, या जो है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जो भी डिस्चार्ज होता है या जो भी रिलीज आउट होता है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद उस वाटर को यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, जब हम उन चीज़ों को जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो सॉलिड फॉर्म के अंदर कुछ सलज जिसको कहा जाता है, या जिसको हम कहें कि रॉ मटेरियल, वो बच जाता है। ठीक है, तो उस रॉ मटेरियल को सलज का नाम दिया जाता है। ठीक है, सलज, व्हाट डू मीन बाय सलज? आज हम सलज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। सलज को ट्रीटमेंट करके हम किस पर्पस के लिए फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सलज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एज अ फर्टिलाइजर तौर पर यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पस के अंदर। इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज का जो होता है रॉ मटेरियल, इसके अंदर जो है बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं, अल्जी भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, और इसके अलावा हैवी मेटल्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होता है कि इसको एग्रीकल्चर फील्ड के लिए फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। What do you mean by sludge? Organic matter which settles down in primary and secondary sedimentation tanks. कहाँ से सलज हम जो है रिसीव करते हैं? जिस तरह आपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक्स पढ़े हैं। ठीक है, वहाँ जो भी सलज जो बच जाता है इन सॉलिड फॉर्म के अंदर, वो जमा किया जाता है, और उसके बाद उसको डिस्पोज करके फील्ड्स में लाया जाता है, या किसी और प्लांट के अंदर उसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद जो है वो फील्ड्स को दिया जाता है। अच्छा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फूल गैस, पोल्यूशन, हेजर्ड, हेल्थ हेजर्ड्स। ठीक, तो ये सलज है जिसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ सलज, व्हाट डू मीन बाय सोर्स ऑफ सलज? कहाँ से यानी कि सलज का सोर्स हम रिसीव करते हैं? डोमेस्टिक सेवेज हो गया, इंडस्ट्रियल सेवेज हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, डोमेस्टिक जो सेवेज है उसको भी जो है जब ग्रिड के थ्रू, ग्रिड चैम्बर जो होता है वहाँ से जो है उसको अलग किया जाता है, वाटर को अलग किया जाता है, और सॉलिड फॉर्म को अलग किया जाता है। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेवेज के अंदर भी ग्रिड चैम्बर के बाद यानी कि वाटर सेपरेट हो जाता है, और लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, या सॉलिड जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं। इसी तरह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे भी आपको पता है कि आजकल जो भी पानी रन करता है या मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी गार्बेज होता है वो हम डंप ऑफ कर देते हैं वाटर में। ठीक है, चाहे वो सेवरेज वाटर हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, इवन आप कुछ सिटीज़ में जाएंगे, जस्ट लाइक एक अगर छोटा सा सर्वे करेंगे रिवर इंडस का, कहाँ से फ्राम गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ठट्टा घारों तक, जहाँ समंदर के अंदर वो छोड़ करता है, यानी कि समंदर के अंदर जाके वो फॉल डाउन होता है। तो आप अगर एक सर्वे कर ले तो आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे जो भी चीज़ें होती हैं डिस्कार्ड की, गार्बेज की, इवन जो डेयरी फार्मिंग की जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरा रिलीज कहाँ पे करते हैं? वो तमाम चीज़ें रिलीज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं रिवर इंडस के अंदर। ठीक है, तो जाहिर बात है रिवर इंडस का जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, वो न सिर्फ पानी पीने के यूज़ किया जाता है, बल्कि डिफरेंट जो हैं इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बहरहाल ये वाटर भी जो है हाईली क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है। सही है। अच्छा, ये जो है सोर्सेज ऑफ सलज हैं। ठीक बेटा, टाइप्स ऑफ सलज, ह्यूमस सलज, एक्टिवेटेड सलज, डाइजेस्टेड सलज, ये 3 टाइप्स जो हैं वो सलज की होती हैं। ह्यूमन सलज, ह्यूमन मेड जो होता है वो सलज होता है। एक्टिवेटेड सलज जो कि ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में होता है, जैसे लाइक अलजी है, फंजाई है, बाकी चीज़ों की एक्टिवेटेड सलज होता है। ठीक है, और डाइजेस्टेड सलज ये भी थर्ड टाइप है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाती है। ठीक है बेटा, अच्छा, अच्छा, अब आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलज। सलज के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, और क्या बेसिक फीचर्स हैं। फिजिकल सलज,
ठीक है बेटा। फिजिकल स्लज के अंदर क्या चीज़ें आ जाती है, इंक्लूड्स मॉइस्चर, डेंसिटी, कलर, टेक्सचर, फ्लूइडिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल स्लज के, ठीक है। जो हाईली मॉइस्चर जिसके अंदर होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, कलर के बेस पे भी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, टेक्सचर, फ्लूइडिटी एंड प्लास्टिसिटी। स्लज के भी बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्ट्स किए जाते हैं लैब्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो हैं बाज़-औक़ात उसके अंदर जो है बीओडी को भी चेक किया जाता है, और बाज़-औक़ात जो है उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी जो है पता लगाया जाता है, कौन कौन से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो बैक्टीरिया है, एल्गी या फंजाई, जिनको हम बायो कंट्रोल या बायो एजेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, उनका जो है रेशियो या रेट भी मालूम किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा हैवी मेटल्स को भी जो है वो चेक आउट किया जाता है रेंडमली सैम्पलिंग करके। इसी तरह ये फिजिकल पार्ट्स थे। उसके बाद केमिकल, सलज के अंदर जो हैं कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, ठीक है, वो चेक करने के लिए भी डिफरेंट जो है वो टेस्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स ऑर्गेनिक मैटर टेस्ट है, वोलाटाइल सॉलिड्स, नाइट्रोजन, फास्फेट, फैट्स, etc। ये तमाम इसके अंदर जो है टेस्ट्स करके चेक किए जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा, सलज ट्रीटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सलज ट्रीटमेंट? सलज ट्रीटमेंट का मकसद ये होता है कि आप जो सलज जो इंडस्ट्रीज़ में जो बच जाता है, तो उसको जो है वो टेस्ट करने के लिए या उसके टेस्टिंग के बाद उसको जो है वो रिकमेंडेड किया जाता है फील्ड के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हाईली टॉक्सिक कंपाउंड्स, टॉक्सिक कंपाउंड्स उसके अंदर पाए जाते हैं। अगर वो हम डायरेक्टली फील्ड को अंदर जो है उसको प्रोवाइड करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, या हम ओपन फील्ड्स के अंदर उसको करते हैं, तो एक तो उसकी स्मेल की वजह से बहुत ज़्यादा माहौल डिस्टर्ब होता है, और दूसरी जो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो बाकी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर या सॉइल के साथ एसोसिएट होते हैं, या सरफेस सॉइल के साथ एसोसिएट होते हैं, तो वो जो हैं उनको किल कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। तो वो ऑर्गेनिज्म अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास इकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस होती है। जिस तरह मैं शायद आप लोगों की क्लास को या बाकी क्लास को बता चुका हूँ कि जब भी अगर कोई भी क्रॉप हो, अगर किसी क्रॉप में डिजीज़ लग जाती है या पैथोजेंस अटैक करते हैं, तो ये देखा जाता है अगर क्रॉप 30%, दोबारा आप सुन लेंगे, अगर क्रॉप 30% अफेक्टेड है तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम स्प्रे नहीं करते, हम डिजीज़ को ख़त्म नहीं करते। क्यों? इसका रीज़न ये होता है कि एक साइंटिफिकली एक थ्योरी है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आपको मद्देनज़र रखते हुए, ख़्याल रखते हुए आपको छोड़ देना, क्योंकि वो भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। चाहे हैं तो हार्मफुल पैथोजेंस हैं, लेकिन इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। इनकी इसकी वजह से जो है वो हमारा एनवायरनमेंट या इकोलॉजी बैलेंस होता है। अगर आप उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उनकी पॉपुलेशन अगर ख़त्म हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, इकोलॉजिकल बर्न जिसको कहा जाता है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो सलज ट्रीटमेंट का भी मकसद यही होता है कि सलज बिफोर अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं या बिफोर इम्प्लीमेंट, तो आप क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कॉमन मेथड, उनके जो है अपने पास मेथड्स होते हैं, उसमें से वो क्या करते हैं कि वो कुछ सैम्पलिंग करते हैं और लैब के अंदर टेस्ट करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, तो अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो सलज हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो इवन ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो है कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, यानी कि उनको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर देगा, क्योंकि उनके अंदर हाईली टॉक्सिक होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ज़ाहिरी बात है वो इंडस्ट्रीज से जो है मैश आउट होके बाहर आता है। तो इसके लिए जो है वो इन चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा, सेफ एंड एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल डिस्पोजल ऑफ सलज, यानी कि सेफ हो, एक्सेप्टेबल डिस्पोजल हो, तो वो जो है यूज़ किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जाता है। लेकिन एक और बात भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सलज को रिसाइकिल किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है, और ये लाज़मी है। अगर सलज यूज़ नहीं करेंगे या सलज का यूज़ नहीं किया गया प्लांट्स के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो वो माहौल के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क होता है। बहुत ज़्यादा स्मेल की वजह से जो इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, आप लोगों को शायद ये भी पता होगा, एटमॉस्फेयर, आपका जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आप रेस्पायर कर रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, एक हार्मफुल, एक बेनिफिशियल,
ठीक है। जो बेनिफिशियल्स होते हैं वो एज अ प्रीडेटर होते हैं, हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा पोल्यूशन होती है, एयर कंटामिनेटेड होती है या बाकी चीज़ें होती हैं, तो इससे क्या होता है कि बेनिफिशियल जो हैं ऑर्गेनिजम्स वो मर जाते हैं। तो इसी तरह सलज जो अगर इन्वायरमेंट के अंदर है तो वो उससे क्या होता है कि बाकी जो है ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा इसके पीछे जो है एक थ्योरी है, लेकिन अभी जो है टाइम नहीं है जो मैं आप लोगों को इसमें जो है डिटेल के साथ बता सकूँ। अच्छा, बाय प्रोडक्ट ऑफ मीथेन इज यूज्ड एज फ्यूल। अच्छा, बाजू का क्या करते हैं, सलज को से जो है ना मीथेन भी प्रोड्यूस करवाई जाती है, जो कि एज अ फ्यूल के तौर पर यूज होती है, एंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड आल्सो जनरेट पावर, ठीक है। तो ये जो है इसके जो है मेन ऑब्जेक्ट होते हैं सलज ट्रीटमेंट के बाद कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, यूनिट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं जहाँ से जो है इसको ट्रीटेड करवा के आगे जो है इसको प्रोसेस किया जाता है। ट्रिकलिंग और कंसंट्रेशन, ट्रिकलिंग मेथड में आप लोगों को बता चुका, सॉरी थिकनिंग और कंसंट्रेशन, ठीक है, थिकनिंग और कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब रा आपके पास सलज होता है वो उसमें अंदर थिकनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू अदर पार्ट्स या ड्यू टू सॉलिड्स पार्टिकल्स, तो इसके अंदर थिकनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो थिकनिंग कम करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ रा सलज, तो सबसे पहले मॉइस्चर को रिड्यूस किया जाता है। मॉइस्चर किस तरह रिड्यूस होता है, इसके लिए 3 से 4 जो हैं इसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जस्ट लाइक हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो ताकि जो है मॉइस्चर वो ख़त्म हो सके। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट इसके अंदर किए जाते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन टैंक एंड प्रोवाइड्स कंट्रोल ऑफ डाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो एक डाइजेशन टैंक भी होता है, ठीक, सलज के लिए वो बनाया जाता है, ठीक है। उस पर क्या करते हैं, ये जो है ना सलज कुछ क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर जो है प्रोसेस कराया जाता है, उसको हीट भी करवाया जाता है ताकि कंट्रोल हो सके डाइजेशन कंडीशन को। अच्छा, इट कैन प्रोड्यूस सलज ऑफ लेस देन 10% सॉलिड कंटेंट। तो इससे क्या होता है कि सॉलिड कंटेंट जो है वो 10% लेस हो जाता है। अगर जाहिर बात है मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली हीट करें या प्रॉपर्ली जो है मॉइस्चर को जो है वेपराइज कर लें या उसको ख़त्म कर लें, रिड्यूस कर लें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, यूनिट्स ऑफ थिकनिंग आर ग्रेविटी थिकनर, फ्लोटेशन थिकनर और ल्यूट्रेशन थिकनर। ये टाइप्स है थिकनर की, किस तरह थिकनर्स को थिकनर जो है थिकनर को हम करते हैं, कम करते हैं थिकनिंग, ठीक है। ग्रेविटी थिकनर का इस तरह होता है कि जिस तरह सेंट्रीफ्यूज मशीन आप लोगों ने देखी है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज जिसको हम आरपीपीएम, रोटेशन पर मिनट्स, आई थिंक इस तरह से कोई यूनिट है, तो वो यूज़ करते हैं, वो भी ग्रेविटी की टाइप होती है। फ्लोटेशन थिकनर, इसमें जो है हम ज़्यादातर फ्लोट करवाते हैं थिकनर के अंदर। इसी तरह न्यूट्रिशन थिकनर से इसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकली ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं थिकनिक को कम करने के लिए या थिकनिक को यूज़ करने के लिए। अच्छा, सेकंड जो यूनिट से यानी कि ट्रीटमेंट का वो है डाइजेशन और स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें भी अच्छे जो हैं नताइज मिलते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, डाइजेशन और स्टेबलाइजेशन करने के लिए किस चीज़ को, सलज को। तो इसके अंदर भी जो है डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। कौन कौन से प्रोसेस, रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, इसके क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट्स रिड्यूस हो जाता है। इम्प्रूव्ड ड्रेन एबिलिटी, इसके जो है ड्रेन एबिलिटी के अंदर भी इम्प्रूव आ जाता है। ग्रेटली रिड्यूस ओडोर ऑफ द पोल्यूटेंट मैटर, और इससे जो ना स्मेल भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। जब आप डाइजेशन और स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकली कंपाउंड सीक्रेट होते हैं। वो कंपाउंड अगर सीक्रेट हो जाते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या जो माहौल के अंदर जितने भी इन्वायरमेंटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो है वो खतरा बन जाता है। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी बेटा। यस सर। ओके, इट्स ओके, गुड। तो आगे चलते हैं। ओवरऑल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द सलज फाइनली टू बी डिपोज। तो इससे क्या होता है कि जब ये डाइजेशन और स्टेबलाइजेशन करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और सलज का जो वॉल्यूम होता है वो भी फाइनली कम हो जाता है, डिपोज्ड हो जाता है, ठीक है।
यूनिट्स ऑफ डाइजेशन आर एरोबिक और एनएरोबिक। आपको पता है कि ये दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं इसके अंदर, एनएरोबिक और एरोबिक। ये भी आपको दोनों टर्म्स का वेल आपको पता है कि किस तरह ये जो है वर्क करते हैं। एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और जो है एनारोबिक इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ठीक है, तो ये यूनिट था डाइजेशन और स्टेबलाइजेशन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एनारोबिक। सबसे पहले एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन के लिए जब हम प्रोसीड करते हैं तो इसको तो सलज को हम, सलज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म के अंदर। ठीक है, ना सिर्फ गैसेस फॉर्म के अंदर, लिक्विड और गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सलज, बल्कि इसके अंदर जो है रिड्यूस हो जाती है स्मेल, वॉल्यूम, और जो है इसके बाद जो है ये जो है गैस प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसके अलावा एनारोबिक, आपको पता है एनारोबिक के अंदर भी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। बैक्टीरिया लाइक सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट दैट रिएक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोज। जैसा कि आपको पता है कि चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों के अंदर जो है बैक्टीरियल जो है एक्टिविटी प्लस होती है। ठीक है, तो जाहिर बात है इनके पास जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या सलज है, तो उसमें भी क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और जाहिर बात है वो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो कि सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट टेम्परेचर हैं, आप टेम्परेचर देख सकते हैं इसके अंदर, टेम्परेचर ऑफ एन एरोबिक। अच्छा, इसके अंदर दो टाइप्स की डाइजेशन होते हैं, मीजोफिलिक यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, मीजोफिलिक टेम्परेचर कहाँ तक होता है? जी बेटा, आप लोगों को पता होगा कि मीजोफिलिक टेम्परेचर ह्यूमंस का अलग होता है और बैक्टीरिया का अलग होता है। अगर आप ग्राफ के अंदर देख लें तो जो है ये 30 मीजोफिलिक 30 तक है, और 30 से अबो जो है 60 तक थर्मोफिलिक आ जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 30, ये अगर आप कर्सर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट के अंदर भी है और सेंटीग्रेड के अंदर भी है, केल्विन से। ठीक है, तो ये जो है आपका सेंटीग्रेड के अंदर है और ये फ़ारेनहाइट के अंदर है। ठीक है, तो ये जो आप शो कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, ये 30, 0 से लेकर 30 तक मीजोफिलिक जो है आ जाता है, मीजोफिलिक बैक्टीरिया यानी कि कॉमन एनारोबिक है। इसके बाद जो है 30 टू 60 तक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, डाइजेशन पीरियड डेज यानी कि 120 डेज के अंदर ये जो है इसको बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हैं वो विद इन 30 टू 50 डेज, ठीक है, 30 टू 40 समझ लें, हाँ, 40 टू 50 डेज के अंदर जो है वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, सलज को डिकम्पोज कर देते हैं, एज कम्पेयर टू मीजोफिलिक बैक्टीरिया। मीजोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो थोड़ी से क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, थोड़े से जो हैं इनएक्टिव होते हैं, वो इतना अधिक जो क्या कहते हैं उसको प्रॉपर स्लो होते हैं मैम सर। नहीं, एक और इसमें ट्रम आती है, शायद मेरे जहन में नहीं आ रही, यानी कि आउट ऑफ वे में जाके ये बहुत ज़्यादा जो है टाइम जो है वेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। चलें, इट्स ओके, आगे चलते हैं। वो एक टेक्निकल टर्म है, वो मेरे जहन में नहीं आ रही अभी। चलें, अच्छा, डी वाटरिंग। अच्छा, एक और यूनिट है ट्रीटमेंट का, वो है डी वाटरिंग। तो आपको पता है कि सलज के अंदर जो है मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो है इसके अलावा जो है पानी, वाटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, बाज़-औक़ात आपको पता है मॉइस्चर जो होता है वो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशन है बैक्टीरिया के लिए और फंजाई के लिए। जहाँ पे मॉइस्चर होता है तो ये चीज़ें फौरी तौर पर ग्रो कर जाती हैं। तो मॉइस्चर कम करने के लिए डी वाटरिंग की जाती है। ठीक है, डी वाटरिंग यानी कि वहाँ से वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेना सलज में से। प्रोड्यूस सलज ऑफ ग्रेटर देन 10% सॉलिड कंटेंट्स एंड इज यूज्ड आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सलज ड्राइंग बेड्स, सेंट्रीफ्यूज, मैकेनिकल मेथड्स बाय वैक्यूम फिल्ट्रेशन, ये 3 से 4 मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से डी वाटरिंग की जाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन भी होती है इसके अंदर, सलज ड्राइंग बेड्स भी हैं, और मैकेनिकल मेथड्स बाय वैक्यूम फिल्ट्रेशन, वैक्यूम फिल्ट्रेशन के थ्रू भी इसको, इससे जो है डी वाटरिंग की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा इसमें।
अच्छा, अब आप जी बेटा। सर ये डी वाटरिंग से पहले आप जो एक स्लाइड थी, क्या नाम है, थिकनिंग और कंसंट्रेशन वाली, उसमें भी हम पानी को रिमूव कर रहे थे, लेकिन बेटा वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर ही होता है, ठीक है। कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं और वो इजीली रिमूव नहीं होते, ठीक है। ठीक है। वाटर अलग होता है और केमिकल का जो है वो नेचर अलग है, कंपाउंड्स का केमिकल कंपाउंड्स का नेचर कुछ अलग होती है, ठीक है। इस तरह से कुछ जो इस तरह के कुछ पार्टिकल्स आप समझ लें या कुछ इस तरह का मैटर समझ लें जिससे वाटर सीक्रेट होता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर मॉइस्चर जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर थिकनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक दफ़ा या दो दफ़ा हम ट्रीटेड करने के बावजूद भी उनके अंदर मॉइस्चर रह जाता है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में आपको बेटा? चलें आगे चलते हैं। डी वाटरिंग हो गया, उसके बाद आ जाता है सैलेज ड्राइंग बेड्स। मैं आपको ये बता दूं डी वाटरिंग के और जो है वन बाय वन मैं आपको बता दूं। डी वाटरिंग में सबसे आ जाता है पहले सैलेज ड्राइंग बेड। सैलेज ड्राइंग बेड्स आप अगर देख सकें, ये जो आपको सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है ये सैलेज, ये है ड्राइंग बेड। ड्राइंग बेड का मकसद ये होता है कि ओपन एरिया के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स बना के, कुछ यानी कि कंपार्टमेंट्स आप कह लें या कुछ जो है पार्टीशंस बना के उन पे जो है सलज को स्प्रेड आउट कर देते हैं, फैला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सोलर लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से वो क्या होता है कि उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो क्या हो जाती है, एवापोरेट हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी कि ये जो ऊपर मैं आपको ट्रीटमेंट पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा वंस करता हूँ, ये लास्ट में होता है ये प्रोसेस, ये एरोबिक एनारोबिक डाइजेशन के बाद, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, ये स्मेल जो है वो ख़त्म करने के बाद जो है इसको किया जाता है, यानी कि ये लास्ट में इसको डी वाटरिंग की जाती है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि इसको जो है हम क्या करते हैं कि स्प्रेड आउट कर देते हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर, या जो है छोटे छोटे जो हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स बना के उन पे जो है इसको स्प्रेड आउट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि सनलाइट की रोशनी की वजह से, सोलर लाइट की वजह से एवापोरेट हो जाता है मॉइस्चर, और ये बेड्स की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि एक इसकी सरफेस जो है इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्रैक्स आ जाते हैं, एयर एरेशन होती है, एयर इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, और इसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इसके बाद इस सलज को जो है वो पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये था सलज ड्राइंग बेड्स। जिस तरह लिखा हुआ है, ड्राइंग बेड्स आर जनरली यूज फॉर डी वाटरिंग ऑफ वेल डाइजेस्टेड सलज, क्योंकि सलज आपको पता है कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, अगेंस्ट बता देता हूँ कि ये वेल डाइजेस्टेड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लेता है। तो एक या दो ट्रीटमेंट से जो है 100% वाटर जो है वो रिमूव नहीं होता, इसको डिफरेंट एयर ड्राई प्रोसेस से भी इसको गुजारना पड़ता है। अच्छा, अटेम्प्ट टू एयर ड्राई रा सलज यूजुअली रिजल्ट्स इन इस मिल्क का ऑडर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम भी कम हो जाती है, क्योंकि जाहिर बात है ऑडर भी, यानी कि स्मेल वगैरह वो भी रह जाती है इसके अंदर, जो रह जाती है रिड्यूस क्वांटिटी के अंदर वो भी कम हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये भी फाइनली अटेम्प्ट हो जाता है। सलज ड्राइंग बेड्स कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड और ओपन ज्वाइंट ड्रेनेज पाइप लेड विद अ ग्रेवल बेस, ठीक है। तो ये परफोरेटेड और ओपन ज्वाइंट ड्रेनेज पाइप के थ्रू किया जाता है, ठीक है। वो अगर, अच्छा सबसे पहले अगर ये ड्रेनेज इसको सॉरी सलज को अगर ओपन फील्ड्स के अंदर या कंपार्टमेंट्स के अंदर रखा जाता है तो साथ में ड्रेनेज पाइप भी लगे होते हैं, ताकि उसमें वाटरिंग भी हो, तो वो वाटरिंग क्या हो, जो पानी अगर वहाँ से एक्सपेल आउट हो तो वो भी हो जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वहाँ पे करते हैं, किस पे, कंपार्टमेंट के ऊपर रख देते हैं, ताकि वो सारा जो है एक्सपेल हो जाए, पानी वगैरह जो भी रहता है वो पाइप्स के थ्रू जो है वो ड्रेंच हो जाए, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। अच्छा, अब 2 to 3 इसके जो हैं वो टाइप्स होते हैं डिस्पोजल्स के, यानी कि इसको गार्बेज करने के लिए, इसको डिस्कार्ड करने के लिए। पार्शियल डिस्पोजल, पार्शियल डिस्पोजल का मतलब इनको इंसिनरेशन, इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सर इंसिनरेशन? बर्न करते हैं।
हाँ, बर्न करते। बेटा ये एक प्लांट होता है, ये पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद होता है, जिसके अंदर गार्बेज या डिस्पोजल होती है, जो भी चीज़ें उसको बर्न आउट कर देते हैं हाईली टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, तो बाज़-औक़ात कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके जो केमिकल्स होते हैं या उनके ग्लासवेयर वगैरह जो भी यूज़ होता है या बाकी चीज़ें जो भी यूज़ होती है, या वो कंटेनर जिसमें केमिकल्स वगैरह आते हैं, उनको इंसाइनरेशन प्रोसेस के थ्रू उनको जो है वो डिस्पोज किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर सलज हेवी इंडस्ट्रीज़ का है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, या इस तरह का सलज है जो कि हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते किस चीज़ के लिए, यानी कि ह्यूमन पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, या ओशन फील्ड्स के लिए, या किसी और पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं करते, तो उसको फाइनली हम क्या करते, बर्न कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है पार्शियल डिस्पोजल। बर्न करने के बाद जो है वो रॉ मटेरियल आप सॉइल को भी दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। अच्छा, सेकंड है अल्टीमेट डिस्पोजल। ठीक है, अल्टीमेट डिस्पोजल क्या होता है, यानी कि अगर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज का है, या फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज का है, अल्कोहल इंडस्ट्रीज का है, या बाकी इस तरह की इंडस्ट्रीज का है जिसको जो कि बेनिफिशियल फॉर लैंड क्रॉप्स, तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्पोजल बाय क्रॉप लैंड, तो क्रॉप को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो जस्ट लाइक डेयरी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब डेयरी इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसके दो पर्पस होते हैं। एक तो उसमें से गैस बनाई जाती है, मीथेन गैस वगैरह प्रोड्यूस करवाई जाती है उसके रॉ मटेरियल से, और सेकेंडली जो है वो मैन्योर के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ किया जाता है फील्ड्स के लिए। ठीक है, वो फील्ड के लिए बेस्ड है। अच्छा, इसके अलावा उसको मशरूम प्रोडक्शन के लिए भी बाज़ औक़ात यूज़ करवाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है डिस्पोजल एग्रीकल्चर के लिए जो है फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, एक और डिस्पोजल बाय ओशंस। डिस्पोजल बाय ओशंस का मकसद यही होता है कि कुछ जो सलज है जो हम आफ्टर ट्रीटमेंट हम समंदर के अंदर उसको जो है वो डंप ऑफ करते हैं। अच्छा, उसका डंप ऑफ करने का मकसद ये होता है कि जो समंदर के अंदर जितनी भी जो हैं एनिमल्स वगैरह हैं, वो इसको फूडर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जो है उसके अंदर जितने कंटेंट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, या आप मिनरल्स आप कह सकते हैं, तो वो जो होते हैं कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट पहले क्या होता था कि 1930s के अंदर तमाम डिस्पोजल्स को डायरेक्टली समंदर के अंदर जो है वो डिस्पोज किया जाता था, जिसके जो है बहुत खतरनाक नताइज जो है वो रिसीव होते थे। बहुत खतरनाक नताइज हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल्स को नुकसान पहुंचा। सही बेटा, अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। क्या कंक्लूजन्स है? ठीक है, अच्छा, नंबर 1 पे आ जाते हैं मिसकंसेप्शन। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट एडिशनल ऑपरेशंस, इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, अब सलज ट्रीटमेंट के लिए हम जो हैं बाज़ औक़ात कुछ कंट्रीज़ के अंदर एडिशनल ऑपरेशंस किए जाते हैं, एडिशनल्स उनको किया जाता है, यानी कि हमें अगर यूटिलाइज ही करना है, हमें अगर रिसाइकल ही करना है, तो यूज़ करना है, तो कुछ उसके टेस्ट्स करने, अगर हैवी मेटल्स इतने नहीं हैं, या उनके अंदर ऐसी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, हैजर्ड्स नहीं है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स नहीं है, तो उसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। अनइम्पॉर्टेंट एडिशनल ऑपरेशन का मकसद ये होता है जस्ट लाइक हम उसको बिल्कुल अनएक्टिवेटेड करके फिर हम समंदर के अंदर डंप ऑफ कर दें, या हम किसी और पर्पस के लिए इंसिनरेशन के लिए यूज़ कर लें, यानी कि इंसाइनरेशन के बाद उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, राख कर दें। तो उससे बेहतर है कि हम जो हैं ये जो मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं कि इससे डिजीज़ पैदा हो सकते हैं, इससे जो हैं और जो है वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, तो इस तरह की बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बढ़ जाती है, यानी कि अखराजात बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए ठीक ठाक अखराजात रिक्वायर होते हैं, एक्सपेंडिचर रिक्वायर होते हैं, इतना ईजिली जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे मशीनरी रन कर रही होती है, मशीनरी से काम लिया जा रहा होता है, लोग अपना टाइम दे रहे होते हैं, तब जाके ट्रीटमेंट प्रॉपरली होती है। अच्छा, इम्पोर्टेंस रिप्रेजेंट्स एसएस सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड बीओडी लोड्स। ठीक है, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी आप देख लें। स्टेबलाइज सलज कंसिडर्स हाइजेनिक एंड एस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स, एरोबिक डाइजेशन कंटेंट,
लोअर बीओडी वैल्यूज देन एनारोबिक डाइजेशन। तो ये ऐसी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है सलज की, वो आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप बायोसोलिड्स, व्हाट डू यू मीन बाय बायोसोलिड, मैं आपको बता भी चुका हूँ। जी बेटा, चलो छोड़ें, शायद आप लोगों को सारे बच्चे सो रहे हैं शायद, मुझे लगता है। नहीं सर। यहाँ तो आप किसी और एक्टिविटी में सारे बच्चे जो हैं वो बिजी हैं, क्योंकि मैं बाकी भी क्लासेस बच्चों की लेता हूँ, वो इस तरह बिल्कुल खामोश नहीं होते, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल सारे बच्चे खामोश ही है। चलें, पहले देख लूँ हैं कितने। 17 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और 17 के 17 जो है बिल्कुल खामोश हैं, तो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बायोसोलिड्स, फर्टिलाइजर प्लस बायोसोलिड्स, हम फर्टिलाइजर के तौर पर बायोसोलिड्स को यूज़ करते हैं। बायोसोलिड का जो वर्ड है, इसके मायने जो होते हैं वो सलजी हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोसोलिड और सलज में क्या फ़र्क होता है? सलज जो है वो कॉम्बिनेशन है बायोसोलिड्स का और रॉ मटेरियल का। ठीक है, बायोसोलिड का मकसद होता है कि सलज के अंदर ऑर्गेनिज्म की जो है मौजूदगी, यानी कि प्रेजेंट हो तो वो बायोसोलिड कहलाएगा। अगर आप ट्रीटमेंट करवा के या ट्रीट करवा के उन तमाम ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे या डीएक्टिवेट कर देंगे तो वो बायोसोलिड नहीं होगा। यानी कि सलज के अंदर बायोसोलिड भी प्रेजेंट्स होते हैं और जो हैं बाकी रॉ मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, यानी कि बायोसोलिड इज द पार्ट ऑफ सलज। ठीक है, बायोसोलिड यानी कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सलज को एज अ बायोसोलिड यानी कि एज अ फर्टिलाइजर तो यूज करते हैं। ये आपके सामने एक फील्ड आपको नजर आ रही है। ठीक है, फील्ड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ठीक है, और जो है फील्ड में आप पेचेस देख रहे हैं, ये जो पेच हैं आप देख रहे हैं, इस एरिया के अंदर कल्टीवेशन नहीं है, कोई भी क्रॉप आपको नजर नहीं आ रही, बेयर एरिया है, खाली एरिया है। ठीक है, क्यों? इसके अंदर मे बी न्यूट्रिशन का मसला है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं है, यहाँ पे पीएच जो है वो सॉइल नहीं बना पा रही, या एनपीके जो है वो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है। अच्छा, एज कम्पेयर टू अगर आप इस तरफ देख लें आगे की तरफ, तो वहाँ पे जो है क्रॉप सही है, यानी कि इसके अंदर क्रॉप का नहीं है फॉल्ट, इस सॉइल का फॉल्ट है। अच्छा, अगर हम इस फील्ड के अंदर, इस पेज के अंदर अगर हम बायोसॉलिड को ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? ठीक है बेटा, अब वो रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, जब आपने बायोसोलिड का यूज़ किया यानी कि सलज का यूज़ किया तो सॉइल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स आ गए, सॉइल के अंदर जान आ गई, सॉइल जो है इसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी जो कि सॉइल में होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन वगैरह का भी अमल इसके अंदर एक्टिविटी शुरू हो गई, तो ये आपको जो है ग्रीनरी नज़र आ गई और जो है सॉइल के अंदर पावर आ गई। तो ये जो है सलज ट्रीटमेंट की वजह से या सलज की वजह से या बायोसोलिड्स की वजह से ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, आ गई बात आप लोगों को समझ में? यस सर। सलज ट्रीटमेंट के क्या फ़वाइद हैं, किस तरह इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा बेटा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करवाना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है कि अब आप लोगों के पास में मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स के 10 मार्क्स मेरे पास हैं। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप लोग जो हैं क्विज देना चाह रहे हैं। क्विज अगर देंगे तो आपको 30 क्वेश्चन में दूंगा और 40 मिनट्स दूंगा। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन आप लोगों के पास ये है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने असाइनमेंट को, यहाँ आप प्रेजेंट करेंगे पावर पॉइंट की फॉर्म में, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा और एक्सेस दे दूंगा, तो आप लोग जिस तरह मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ इसी तरह आप लोग भी प्रेजेंट कर सकेंगे। दो ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, आप लोग जो है अपने आपस में अपनी क्लास जो रिलेटिव हैं आप लोग की, आप लोग आपस में डिस्कस करें, मुझे आप लोग फिर बता दीजिएगा। ठीक है, आप सीआर को बता दीजिएगा, सीआर मुझे जो है इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है बेटा, आप दो चॉइसेस है आप लोगों के पास, आप कोई एक चॉइस जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन, कोई बात समझ में ना आई हो? एक्सक्यूज मी सर, बेटा
सर मैम ने कहा था कि आप मेरी ही असाइनमेंट बना लीजिएगा, सिर्फ मैं ही असाइनमेंट दूंगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में कह रही थी कि शायद आपके पास भी मार्क्स हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप मेरी असाइनमेंट बना लें, मैं सर फैसल से बात कर लूंगी। तो फिर हम सिर्फ उन्हीं की बना रहे हैं अभी तक। चलें, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। क्यों मेरी काफ़ी अरसे से मैडम से मुलाकात नहीं हुई। अगर आप लोगों को मैडम ने इस तरह कहा है तो आप मैडम की बना लें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप लोग मैडम की बना लें। ओके सर। ठीक है, मैं मैडम से बात कर लूँगा, पूछ लूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सेकंड बात ये है कि अब आप लोगों का सिर्फ मेरे पास एक टॉपिक रह गया है। ऑलमोस्ट आप लोगों को जो है मैंने वो कंप्लीट करवा लिया है। 1 या 2 क्लासेस होंगी मेरे ख्याल में, 1 आध क्लास आप लोगों की है। इसके बाद जो मेरा पोर्शन है मैं इसी में से आप लोगों को सवाल दे दूँगा। और सेकंड बात ये कि मैंने जो है आप लोगों को एक लिंक भेज दिया था आप लोगों की सीआर को, जिसमें जो है मैंने यूट्यूब्स के लिंक्स हैं। यही जो मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ वही लेक्चर उसी लिंक में मौजूद हैं। ठीक है, तो वो आप लोग लेक्चर मिल गए देख सर। जी बेटा, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। जिसकी क्लास कोई मिस हो गई हो, या नेट की वजह से इशू आ गया हो, या लाइट की वजह से इशू आ गया हो, या कुछ बच्चे आउट ऑफ रेंज हैं जो नहीं ले सके क्लास, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल के अंदर। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को ये जो है फाइल जो है ये भी भेज दूंगा, ताकि दोनों चीज़ों से आप इस्तेफादा हासिल करें। इंशाल्लाह आप लोग जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन, कोई और? ओके। नहीं सर। सर ये बस एक छोटा सा ये था कि जो बायोसॉलिड्स अभी आपने बताया, तो वो बेसिकली आपने बोला कि वो स्लज ही होता है, यानी स्लज ट्रीटमेंट के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब उसमें जो है वो इन्फ्यूज हो जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं और जो है वो उसको ट्रीट कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं, वो जो सॉलिड्स होते हैं वो बायोसॉलिड्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं। बेटा बेटा असल देखें, व्हाट डू मीन बाय बायो प्लस सॉलिड। ठीक है, इसके जो वर्ड है वो आप इससे देख सकते हैं। बायो सॉलिड वही सॉलिड होता है, वही चीज़ जिसके अंदर बायो एक्टिविटी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी हो। आपको पता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर या वेस्ट वाटर के अंदर 3 ही जो है ग्रुप ऑर्गेनिजम्स के वो सर्वाइव करते हैं ज़्यादातर। बाकी भी होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मेजर 3 होते हैं। अल्जी, ठीक है, और सेकंड जो होते हैं बैक्टीरिया, और थर्ड जो होते हैं फंजाई होते हैं। ठीक है, तो सलज के अंदर भी इन तीनों की एक्टिविटीज़ होती है, और ये तीनों जो होते हैं एज अ डिकम्पोजर भी होते हैं, यानी कि चीज़ों को डिकम्पोज भी करते हैं। ठीक, और न सिर्फ डिकम्पोजर होते हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी एबिलिटीज़ भी होती है कि ये न्यूट्रिएंट्स भी जो है न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। तो इसी वजह से जो है हम क्या करते हैं, सलज को डिस्पोज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर होती हैं तो जाहिर बात है उनमें ऐसे बैक्टीरिया भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है कि क्रॉप के लिए 3 फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? NPK, NPK। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर ज़्यादातर